गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 644 है ये यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाले हैं, ठीक है, इन सारे टेस्ट को रिवीजन करके चले जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे सीधे सीधे जीएस के। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दीजिए। तो गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो है ना, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए सभी कैदियों को रिहा करने को लेकर सहमत हो गई थी। और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। बताइए, सभी कैदियों की रिहाई थी या केवल उन कैदियों की रिहाई थी जो अहिंसक नहीं थे? ठीक है, सभी की नहीं रिहाई थी। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। तो बी है इसका आंसर। तो देखिए, वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत सरकार जो है, मतलब ब्रिटिश सरकार, अहिंसक रहने वाले राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर तैयार हुई थी। ठीक है, जो हिंसक थे उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए, कालानुक्रम वाला फंडा जो है स्टेट पीसीएस का है, मतलब यूपी पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न कई कई साल से पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब यूपीएससी सिविल सेवा में भी जो है कालानुक्रम वाले प्रश्न पूछे जाने लगे हैं पिछले 3-4 वर्षों से। ठीक है, तो इनको याद रखना। तो भगत सिंह को फांसी कब हुई, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, नेहरू रिपोर्ट कब की है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें नेहरू रिपोर्ट ही लग रही है 1928 की। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है, और गांधी इरविन समझौता 1931 का है। ठीक है, 5 मार्च 1931 का है, और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। तो ये दोनों चीज़ें 1931 की हो गई, लेकिन 5 मार्च ये वाली चीज़ पहले होगी, ये बाद में होगी। सबसे पहले चौथा हो जाएगा, चौथे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, के बाद पहला। तो है किसी में 4-2-3-1, 4-2-3-1 सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट है वर्ष 1928 की, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, और भगत सिंह का शहीदी दिवस है 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ पर कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई या कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, कहाँ पर बनी थी? पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, बंगाल में कांग्रेसी सरकार बनी थी, असम में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसलिए डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए और बी दोनों। तो देखिए, 1937 के प्रांतीय चुनावों में केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में ही गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। बंगाल में बनी थी कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी, और पंजाब में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। नंबर 4 पर आ जाइए। गांधी जी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए। बाद। और सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था या भारत में आके सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत में आके चंपारण किया था 1917 का? देखिए, सबसे पहले वहीं कर दिया था उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका में। करेक्ट हैं दोनों वाले स्टेटमेंट ऊपर के। और वे 9 जनवरी 1915 से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गए कब थे? 1893 को। तीनों सही हैं, तो तीनों 1 2 3। तो देखिए, गांधी जी जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, और लगभग 2 दशक वहाँ रहने के बाद, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति जो है वो फरवरी 1916 में बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से प्रसिद्ध हुए, और ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे क्या, अभी भी जाने जाते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट।
तो देखिए, बंगाल विभाजन के बाद उपजे स्वदेशी आंदोलन ने कई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्रपाल और पंजाब के लाला लाजपत राय सम्मिलित हैं। ये तीनों लाल बालपाल के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का मूल उद्देश्य क्या था, बताइए। लगान माफ करवाना, सिंचाई व्यवस्था लाना, किसान सुरक्षा या महिला सुरक्षा। सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करो। महिला सुरक्षा की बात कहाँ हो रही है? चंपारण सत्याग्रह में 1917 के किसान सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा एवं अपने लाभ के अनुकूल फसल उपजाने की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। अब देखिए, आपको पता हो कि दिसंबर 1916 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के रूप में के बारे में जो है गांधी जी को बताया था। उसके बाद गए गांधी जी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खेड़ा सत्याग्रह कब का, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब की, चंपारण सत्याग्रह कब का। सजा दीजिए एक बार और कालानुक्रम। कालानुक्रम सजाइए। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 की है और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 का है। ऊपर के दो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको मंथ पता होना चाहिए। तो खेड़ा से पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गई है, तो नीचे से सीक्वेंस है 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 का, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है फरवरी 1918 की है, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918, याद रखना। रॉलेट एक्ट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा गलत है। देखिए, यह सैमुअल रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित था या लाया गया था। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई थी। इसके विरोध में हुई थी क्या जलियांवाला बाग में सभा? वो तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के विरोध में हो रही थी। इसके विरोध में भी हुई थी, ठीक है, दोनों है, ये सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा तक पूछा गया है, 2015 में पूछा था यूपीएससी ने। सैमुअल रॉलेट नहीं, सिडनी रॉलेट है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अच्छा, गलत ढूंढना है क्या अपने को? तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ना कि सैमुअल रॉलेट की अध्यक्षता में, ठीक है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कठोर उपायों को लाया गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया। देखिए, 13 अप्रैल 1919 में वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और दो नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए, जिस पर निकम्मे नाकारा जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया। निर्दयी, निर्लज। अब देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगर रॉलेट एक्ट पर प्रकाश डालें तो यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था और इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून था ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, बताइए। धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब धावा बोला तो गांधी जी कहाँ थे? पुणे की येरावदा जेल में बंद थे। तो धर्षणा सत्याग्रह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विरोध था। महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय पुणे की येरावदा जेल में थे। 10वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इस आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। मोहम्मद अली और शौकत अली ने आंदोलन को नेतृत्व भी दिया था। इस आंदोलन का लक्ष्य था कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। बिल्कुल सब कुछ सही है। तो खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था और गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की गांधी जी ने। देखिए, महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया
उनके कहने पर ही असहयोग एवं स्वदेशी की नीति को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। मार्ले मिंटो के सामने देशव्यापी आंदोलन लिखा है। साइमन कमीशन के सामने असहयोग आंदोलन वापसी। चोरा चोरी घटना के सामने सांप्रदायिक निर्णय। दांडी मार्च के सामने नमक कानून का विरोध। ये है कूट नीचे वाले। देखिए चौथा तो सुमेल लग रहा है, ठीक है। दांडी मार्च, नमक कानून का विरोध, ये सही है। अब सही तो करना नहीं हमको ना मिलाना, तो डी का 4। अब डी का 4 जिसमें नहीं है हटाओ उसको सबसे पहले। डी का 4 लो, एक से कट गया है, तो एक से ही कट गया है। तो चोरी चोरा की घटना जब हुई थी तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सी का हो गया 2। और साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन हो गया। और मार्लेमेंटो हो गया सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है। 1909 की बात हो रही है, बी हो गया। तो देखिए मार्लेमेंटो सुधार जो है उसका संबंध है सांप्रदायिक निर्वाचन से। साइमन कमीशन का देशव्यापी आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और दांडी मार्च तो नमक कानून का विरोध। अब थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे मार्लेमेंटो पे। तो देखिए वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। और इस अधिनियम द्वारा चुनावी प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। और केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों यानी उदारवादियों ने स्वाधीनता को दूरगामी लक्ष्य मानते हुए स्वशासन के स्थान पर अच्छी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के लक्ष्य को वरीयता दी। तत्पश्चात चरमपंथी काल में यह शब्द लोकप्रिय हुआ जब बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले उद्घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और लेकर रहूँगा मैं उसको, ठीक है। किसने कहा था ये? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जन नेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति चिन्हित की। दूसरी बार की, पहली बार की? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। बिल्कुल सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला गलत है। पहली उपस्थिति भाई। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, बी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इसी में तो आए थे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले। तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हमारे देश में किए गए और इन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन का नाम चंपारण सत्याग्रह था, जो किसानों से जुड़ा हुआ था। यह 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ, जो नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। इस आंदोलन से चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जन नेता के रूप में पहली बार उपस्थिति चिन्हित की। पहली बार, दूसरी बार नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर प्रकाश डालिए और बताइए, कालानुक्रम सजा दीजिए मतलब, ठीक है। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजा दीजिए। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो दिल में जो है खुशी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पढ़े पढ़े से लगते हैं स्टेटमेंट। सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में। बंगाल विभाजन तो सबको पता होगा, थोड़ी बहुत जीएस पढ़ी होगी तो 1905 में। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चली गई 1911 में। और इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना भी पता ही होगी 1906 में। तो लगा दीजिए। सबसे पहले आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 1, तो 3 1 से कट जाएगा। ये तो 1 से कट गया, 3 3 पता होता तब भी। तो देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था। सूरत विभाजन 1907 में। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। गांधी जी राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, उपरोक्त में से कौन से क्रांतिकारी का नाम जो है काकोरी कांड से जुड़ा है? कौन कौन जुड़ा था काकोरी षड्यंत्र से? राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े, राजेंद्र लाहिड़ी भी जुड़े हैं, सचिंद्र सान्याल भी जुड़े हैं। तो 1 3 4 हो गया।
चंद्रशेखर आज़ाद भी तो जुड़े हैं, 4 हो गए, डी हो गए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक स्थान जो है आधुनिक भारत में चर्चा का विषय बना। कब बना? 9 अगस्त 1925 को इस स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग से लाई जा रही संग्रहित धनराशि लूट ली थी। यह घटना जो है इतिहास में काकोरी षड्यंत्र या कांड के नाम से जानी जाती है। देखिए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्यवाही के तहत ये कार्य को जो है अंजाम दिया था। देखिए उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोक पर काबू में कर लिया और गार्ड के डिब्बे में लोहे की तिजोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल 4,000 रुपये लेकर फरार हो गया। देखिए इस डकैती में बड़े इंपॉर्टेंट नाम है अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मनमनाथ गुप्त और राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। इनका नाम याद रख लीजिएगा, पूछा गया है प्रश्न कई बार। अब देखिए काकोड़ी षड्यंत्र मुकदमे में 6 अप्रैल 1927 को निर्णय आया और इस निर्णय के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास मिला और मनमथनाथ गुप्त को जो है 14 वर्ष का सश्रम कारावास मिला, मतलब जेल के अंदर काम भी करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ समय बाद जो है अशफाक उल्ला खां को भी मृत्युदंड दे दिया गया। 14 अन्य लोगों को लंबी सज़ा सुनाई गई और 2 व्यक्ति अभियोजन पक्ष में मुखबिर बन गए और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो फरार हो गए। पुलिस उनको खोजती रही और कई समय के बाद जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ करते हुए उन्होंने स्वयं को ही गोली मार ली और शहीद हो गए। तो ये कुछ 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिनकी पुनरावृत्ति हर एग्ज़ाम में होती रहती है, ठीक है, चाहे डी ग्रुप का हो, सी ग्रुप का हो, बी ग्रुप का हो, ए ग्रुप का हो, क्योंकि हिस्ट्री यही है, इतिहास यही है, ठीक है। इसी को पढ़ना है, इसी को याद रखना है, एग्ज़ाम में इसी को टिक मार के गोला भर देना है। या लिखित परीक्षा हो तो लिखकर अंक प्राप्त करने हैं। चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम एक बार तो। धन्यवाद।